गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, और सोशल साइंस में हमारा एक लेक्चर हो गया था जिसमें सिलेबस के बारे में बता दिया गया था कि भाई आपका सिलेबस किस तरह से आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। तो देखिए, पहली बात तो हमारे देश को स्वर्णिम भारत क्यों कहा गया, क्योंकि हमारे देश को दैट टाइम कहा जाता था द गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया उस समय कहा जाता था। अब सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? बिकॉज दैट टाइम हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा सोना था, बहुत ज्यादा मतलब धन बहुत ज्यादा हमारे भारत में था। ठीक है, अब देखिए स्वर्णिम भारत बोला गया था, लेकिन बाद में जब यहाँ पे इन्वेडर्स आए थे और इन्वेडर्स यहाँ से बहुत सारे सामानों को लूट कर ले गए, बहुत चीजें ले गए थे। ठीक है, तो स्वर्णिम भारत अब बोला जाता था, लेकिन क्या कारण था कि हमारे देश में इतना ज्यादा धन आ गया था? देखिए, हमारे यहाँ का जो ट्रेड व्यापार था वह व्यापार बहुत ज्यादा विकसित था। मतलब पूरे विश्व में हमारे यहाँ की जो बनी हुई रेशम के जो कपड़े थे, रेशम की जो चीजें थी, बहुत बारीकी से काम किया जाता था। यहाँ के स्पाइसेस मसाले भी बहुत ज्यादा फेमस थे। तो इन सभी के कारण हमारा देश बहुत ज्यादा विश्व विख्यात था, और यहाँ पर लोग ट्रेड करने आते थे, और उस समय जो ट्रेड चलता था वह सिक्कों में चलता था, और इसीलिए हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा धन इकट्ठा हो गया था, और इसीलिए हमारे देश को कहा जाता था स्वर्णिम भारत। ठीक है, तो अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रही है। भारत विश्व गुरु एवं सोने की चिड़िया कहलाता था। विश्व गुरु क्यों कहलाता था? बिकॉज सबसे पहले हमारे यहाँ पर सबसे पहले हमारे यहाँ पर लिखे गए थे वेद, और वेद कितने होते हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे साधु सन्यासी काफी थे, और बहुत ज्यादा उनका प्रभाव पूरे विश्व में था, इसलिए यहाँ पे इसे क्या कहा गया था? विश्व गुरु। संपूर्ण विश्व को परिवार के रूप में मानना, वसुधैव कुटुंबकम तथा सभी के कल्याण व स्वास्थ्य की कामना करना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यह हमारा आदर्श था। मतलब सभी का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, दैट मीन्स सभी का कल्याण हो और सभी निरोगी रहें। पूरा विश्व क्या है? मेरा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे यहां थी। अब एक वर्ड आता है जिसका नाम है दीपांतर। ठीक है, कि दीपांतर किससे कहते हैं? तो देखिए, समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को दीपांतर कहा जाता है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में कि जो हमारा भारत है यहीं पर ही हमारे देश की सभ्यता विकसित हुई, नहीं। हमारी जो संस्कृति थी वह समुद्र के पार भी थी, मतलब विदेशों में भी हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का प्रचार प्रसार हुआ था। ठीक है, तो दीपांतर क्या हुआ? समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को क्या कहा जाता था? दीपांतर। अब यहाँ पर प्रचार कैसे हुआ? देखिए कौन कौन से ब्रह्मदेश, शाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान, कोरिया, यहाँ पर हमारे जो व्यक्ति जो लोग थे वो लोग यहाँ पर पहुंचे। वहां पर जाकर इन्होंने अपना राजनीतिक और सांस्कृतिक साम्राज्य वहां पर स्थापित किया। अब जब राजनीतिक और सांस्कृतिक साम्राज्य वहां पर स्थापित किया, तब हमारे यहाँ का जो कल्चर है वो कहां पर पहुंचा? विदेशों में पहुंचा। ठीक है, इसीलिए क्या कहा गया कि समुद्र पार भारतीय जो प्रदेश थे उन्हें दीपांतर कहा गया, और हमारा कल्चर वहां पर पहुंचा था। अब देखिए, वेदों को विश्व ज्ञान कोश के रूप में जाना जाता है। यदि स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज कहा जाए, विश्व कोश किसका? ज्ञान का। यदि ज्ञान का विश्व कोश कहा जाए तो वह क्या होंगे? वेद होंगे। अब वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और यदि इन सभी में सबसे पहला और सबसे बड़ा ग्रंथ, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद से ही आपने एक मंत्र सुना होगा, गायत्री मंत्र। ठीक है, और जो गायत्री मंत्र है वह गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? इस ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, तो वेदों को क्या कहा गया है? विश्व कोश कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल में हमारे यहां जनपद थे। क्या थे? जनपद। अब इन जनपदों का मतलब क्या हुआ? देखिए, जनपद। ठीक है, यदि इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हुआ? जन मीन्स लोग और पद मीन्स होता है पैर।
जहां पर लोगों के पैर पड़े वो क्या कहलाया? क्षेत्र, जनपद कहलाया। बाद में इसका अर्थ चेंज करके क्या कहा गया? छोटे छोटे प्रदेश जहां पर लोग रहते थे उन्हें जनपद कहा गया था। बाद में ये जनपद बहुत सारे जनपदों को मिलाकर क्या बनाया गया? एक महाजनपद बनाया गया। ठीक है, बहुत सारे जनपद मिलकर क्या बने? महाजनपद। अब महाजनपद क्या होते हैं? देखिए, आज हमारा भारत कितने स्टेट्स में डिवाइड है? कितने राज्यों में डिवाइड है? 28 राज्यों में। और आज हम जो राज्य कहते हैं उस समय महाजनपद को, उस समय राज्य को क्या कहा जाता था? महाजनपद। तो उस समय महाजनपद कितने पार्ट्स में डिवाइड था? 16 महाजनपद थे। और 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। उस अंगुत्तर निकाय में क्या लिखा मिलता है कि दैट टाइम प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे और इन 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। आज के राज्य उस समय क्या कहलाए? महाजनपद कहलाए। ठीक है, अब राज्य किस में डिवाइड होते हैं? डिस्ट्रिक्ट में। तो जनपद क्या कहलाए? एज ए डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी जिले हैं, उनको मिलाकर क्या बनता है? एक राज्य बनता है। तो इसी प्रकार से जो जनपद थे, जनपदों में मिलाकर क्या बनाया गया? एक महाजनपद बनाया गया था। और महाजनपद कितने थे उस समय? 16 थे। अब देखिए, एक चीज थी कि इन महाजनपदों में 2 प्रकार की शासन व्यवस्था थी। ठीक है, एक थी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और एक थी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। देखिए, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब क्या है दोनों का? देखिए, राजतंत्र का मतलब है राजा का शासन। एक ऐसा देश, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर राजा का शासन होता है, जहां पर वह अपनी मनमानी करता है। शासन तो इसमें भी राजा का है और शासन इसमें भी राजा का है, लेकिन राजतंत्र में जो शासन होता है राजा के द्वारा, वह उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड होता है। वह एक तरह से ऑटोक्रेटिक रूलर होता है, एक निरंकुश राजा होता है। वह उसने जो कह दिया वह सब कुछ माना जाएगा। लेकिन गणतंत्र में क्या होता है कि जो राजा होता है वो राजा जनता की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। अब जैसे हमारा भारत है, तो हमारा भारत हम क्या कहेंगे? क्या वह राजतंत्रात्मक है या गणतंत्रात्मक? तो हमारा भारत है गणतंत्रात्मक, बिकॉज यहाँ का जो राजा है, अब हमारे भारत का राजा कौन हुआ प्रेजेंट में? राष्ट्रपति, क्योंकि वही कौन संभाल रहा है? देश संभाल रहा है। और यदि पहला व्यक्ति का नाम आता है हमारे देश में, तो पहला व्यक्ति कौन है? पहला व्यक्ति है पहला नागरिक राष्ट्रपति। और पहली महिला नागरिक कौन आती है? राष्ट्रपति की पत्नी। ठीक है, तो अब वो राजा तो है, लेकिन किसकी इच्छा से चुना गया है? वो जनता की इच्छा से चुना गया है। जनता की इच्छा से अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया है। अब अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? हमने तो किसको चुना है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे प्रतिनिधियों को चुना है, क्योंकि हम तो शासन कर नहीं सकते। ठीक है, और उन प्रतिनिधियों के द्वारा किसको चुना गया है? उस राजा को, उस राष्ट्रपति को चुना गया है। ठीक है, तो समझ में आपके कि राजतंत्र क्या है और गणतंत्र क्या है। ठीक है, और गणतंत्र की यदि परिभाषा आप देखना चाहो तो देखिए कि एक ऐसा देश जिसका सुप्रीम या जिसका सर्वोच्च व्यक्ति नेता जनता के द्वारा चुना जाए, उसे कहा जाता है गणतंत्र। क्लियर? चलिए, तो 2 प्रकार की शासन व्यवस्था थी उस समय 16 महाजनपदों में, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक। अब देखिए, कौशल, वत्स, अवंती और मगध ये सर्वाधिक शक्तिशाली राज थे। कौशल, वत्स, अवंती और मगध। ठीक है, ये सब क्या थे? ये सब राजतंत्रात्मक राज्य थे, महाजनपद थे। और इस सभी 16 महाजनपदों में सबसे प्रमुख जो महाजनपद था वो था मगध महाजनपद। और मगध महाजनपद में ही हम आगे पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक राजस्थान के प्रमुख जनपद के। राजस्थान के प्रमुख, यस, देखिए, राजस्थान के प्रमुख जनपद, और राजस्थान के प्रमुख जनपद कितने थे? जांगल, मत्स्य, सूरसेन और सिवी। ठीक है, ये राजस्थान के प्रमुख जनपद थे, जो बाद में क्या बने? मत्स्य और सूरसेन बाद में महाजनपद में कन्वर्ट हो गए थे। देखिए, पहले हम चलते हैं जांगल। ठीक है, तो जांगल प्रदेश कौन सा था? जांगल क्षेत्र
कौन सा था? वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के जिले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। जांगल क्या हुआ? आज का जो बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र है, यह क्षेत्र महाभारत में क्या कहलाता था? जांगल। मतलब महाभारत में बीकानेर और जोधपुर क्या कहते थे? जांगल कहते थे। कहीं कहीं इनका नाम मिलता है कुरु जांगला और माद्रे जांगला। इस जनपद की राजधानी थी अहिछत्रपुर। इस जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर, ठीक है। और अहिछत्रपुर को क्या कहते हैं? आज जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है, उस नागौर डिस्ट्रिक्ट को पहले अहिछत्रपुर कहा जाता था। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने कारण स्वयं को जांगलदर बादशाह कहते थे और बीकानेर के राज चिन्ह में भी जय जांगलदर बादशाह लिखा मिलता है, ठीक है। तो जांगल, बीकानेर, जोधपुर के क्षेत्र हो गए। इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर, जो प्रदेश में क्या कहलाता है? इसको नागौर कहते हैं, ठीक है। यहाँ का राजा था, वह राजा अपने आप को क्या कहता था? जांगलदर बादशाह। तो ये बात हुई एक जांगल की। अब बात आती है मत्स्य जनपद की। मत्स्य जनपद कौन कौन से? देखिए, वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र, जयपुर के आसपास का क्षेत्र, ठीक है, इस महाजनपद में आता था। इसके अलावा अलवर और भरतपुर का कुछ भाग, अलवर और भरतपुर का कुछ भाग भी इस मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आता था। इसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल तक क्षेत्र था, ठीक है। इसकी राजधानी थी विराटनगर। अब इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। आज जिसे बैराट बोलते हैं, जयपुर के पास है बैराट, वही बैराट पहले क्या कहलाता था? विराटनगर कहलाता। तो विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी था, ठीक है। मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। अब बिंदुसार किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। महाभारत में कहा गया है कि सहास नामक एक राजा ने चेदी और मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। चेदी भी क्या ही महाजनपद है और मत्स्य क्या ही महाजनपद है। यहाँ पर शासन किया था किसने? सहास नामक एक व्यक्ति ने। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज का और कालांतर में यह विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया था। तो ये बात हुई किसकी? मत्स्य महाजनपद की। नेक्स्ट आता है आपका सूरसेन। सूरसेन क्या था? देखिए, आधुनिक ब्रज क्षेत्र, और ब्रज क्षेत्र में क्या क्या आता है? भरतपुर, धौलपुर, करौली का जो क्षेत्र था, यह कौन सा क्षेत्र कहलाता था? ब्रज क्षेत्र। इसकी राजधानी थी मथुरा, ठीक है। सूरसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा। और यूनानी लेखक थे, ग्रीक ऑथर्स, उन्होंने सूरसेन को तो बोला है सूरसेनोई और मथुरा को बोला है मैथुरा, ठीक है। तो सूरसेन को यूनानी लेखकों ने क्या बोला है? सूरसेनोई, और मथुरा को बोला है मैथुरा, और इसकी कैपिटल क्या थी? मथुरा थी। बात आती है बाद में शिवी की। अब ये जो शिवी है, ठीक है, शिवी जनपद, तो शिवी, अब ये शिवी कहां का भाग है? दक्षिणी राजस्थान का। मेवाड़ जो क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र को क्या कहा जाता था? शिवी कहा जाता था। भरत, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इसके अलावा राजसमंद, भीलवाड़ा, ये सब किस में आते थे? शिवी जनपद के अंतर्गत आते थे। तो इसकी राजधानी थी शिवपुर। इसकी राजधानी क्या थी? शिवपुर राजधानी थी। तथा राजा सुसीन ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राज युद्ध में पराजित किया था। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के सोरकोट नामक से स्थान की जाती है। अब ये शिवपुर जो इसकी राजधानी थी, इसे क्या कहा जाता है? कि यह पाकिस्तान का एक नगर है जिसे कहा जाता है सोरकोट। आज पाकिस्तान में एक जगह का नाम है सोरकोट। उसकी पहचान किससे की जाती है? कि वह पहले क्या था? शिवपुर था, ठीक है। तो ये कुछ बात हुई राजस्थान के प्रमुख जनपद की, और कल हम पढ़ेंगे इस मौर्य वंश के बारे में।